ये आपके दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। तकनीकी स्पर्धा का रोमांचकारी दौर। आजकल आप लोग जहां भी देख रहे होंगे एआई की चर्चाएं हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। और एआई जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें मानव जैसी समस्या समाधान क्षमताएं, बुद्धि एक तरह से बनाने की बातें हो रही हैं। समझ रहे हैं आप लोग? आप देखेंगे कि अमेरिकी मतदाताओं ने 7 नवंबर 2024 को एक बड़ा फैसला लिया और नए राष्ट्रपति के चुनाव से कहीं अधिक यह वामपंथ और वैश्विकवाद से हटकर अमेरिका फर्स्ट यानी कि अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देने के लिए वोट करने का फैसला था। यह बदलाव वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य और प्रौद्योगिकी के आगामी दशक अर्थात टिकेड को भी नए सिरे से परिभाषित करता है। राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी की शुरुआत के बाद से वह निरंतर सुर्खियों में बने हुए हैं और इस क्रम में वह अपनी नई रणनीतियों को मूर्त रूप देने जा रहे हैं या फिर उसके प्रति संकल्प दोहरा रहे हैं। और इसमें पूर्व के राष्ट्रपतियों की गुणता, सूक्ष्मता, क्रमिकता और वैश्विकता का कोई अंश नहीं है और ना ही कोई अनिश्चित का भाव है। इलेक्ट्रॉनिक्स के मोर्चे पर एप्पल इंक के द्वारा $500 अरब का निवेश, सेमिकॉन फॉक्स में टीएसएमसी द्वारा $100 अरब का निवेश, मासायोशी श्रॉम सहित एक समूह का $500 अरब का स्टारगेट एआई निवेश। राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ रणनीति अपने समग्र प्रभाव में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीव्र रफ्तार से विस्तार ले रही है। तकनीकी एवं नवाचार अर्थव्यवस्था में गहरे परिवर्तनों का आधार बन रही है और स्पष्ट है कि अगला टेकेड पिछले दशक जैसा नहीं रहेगा। प्रौद्योगिकी को वैश्विक सहयोग के क्षेत्र के रूप में देखा जाता था और जिसमें विशेषकर इंटरनेट पूरी दुनिया को जोड़ने का आधार बना। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ से एक अर्थ में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखलाओं के इस प्रकार के रचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिला है। डब्ल्यूटीओ की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि इन सभी संकेतों और इस अस्पष्ट लक्ष्यों से इतर एक पहलू यह भी है कि चीन का अपना एक पृथक इंटरनेट और डाटा इकोनॉमी इकोसिस्टम है और जिसमें उसके अपने बाजारों तक सीमित पहुंच है। चीन ने पश्चिम से टेक R&D अपनाकर अपने संदिग्ध तौर तरीकों से वैश्विक जीबीसी में पहले मजबूती से उपस्थिति दर्ज कराई और कालांतर में प्रौद्योगिकी परिदृश्य पर लंबे समय से अग्रणी रहने वाले अमेरिका के लिए एक प्रतिस्पर्धा के रूप में भी वह उभरा है। इसी क्रम में उभरती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जैसी नई तकनीक में चीनी डीपसीक ने अमेरिकी की संभावित प्रभुत्व को चुनौती देने का काम किया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रौद्योगिकी परिवर्तनकारी होती है और यह नई व्यवस्था का निर्माण करेगी और उससे यही अपेक्षा भी है। लेकिन दुनिया के अधिकांश देशों की सरकारें इसे महज सक्षम बनाने की भूमिका में रही हैं, शायद चीन को छोड़कर, जिसने पिछले 2 दशकों से अदृश्य होकर अर्थात गुरिल्ला रणनीति के साथ प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया और हाल ही में अमेरिका द्वारा निर्यात नियंत्रण व्यवस्था कायम करने के बाद इसकी गति तेज कर दी गई। डब्ल्यूटीओ के नेतृत्व वाली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अब एक भू राजनीतिक युद्ध के मैदान से बदला जा रहा है और जहां यह मुकाबला चल रहा है कि तकनीक के भविष्य, इसके मानकों और इसकी पहुंच को आकार देने में कौन बाजी मारेगा। इस आघोषित युद्ध के मैदान को समझने की जरूरत है। इसमें ना तो यह देखा जा रहा है कि कौन आईपी पंजीकृत करता है और ना ही यह कि वैज्ञानिक मान्यता की स्पर्धा है और इसे महज बुद्धि या फिर विचारों की लड़ाई भी नहीं कहा जा सकता है। और इस नई दौड़ का मुख्य उद्देश्य नए तरह के हथियारों की होड़ है और आप देखिए, वस्तुतः यह अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास की दौड़ में सफल और विफल रहने वालों की स्पर्धा है। प्रौद्योगिकी की आर्थिक विकास, समृद्धि एवं रोजगार सृजन को वापस पटरी पर लाने और लागत कम करने की अवसर दे सकती है। आमतौर पर उभरती हुई तकनीक के बारे में बड़ा चढ़ाकर प्रचार होता है। विशेष रूप से एआई के बारे में यह जानना जरूरी है कि एआई के लिए वास्तविक बेंचमार्क किसी उद्यम एवं राष्ट्र का आर्थिक विकास और सकल मूल्य वर्धन यानी कि जीबीए को प्रभावित करता है। एआई की यही दशा आगामी टिकेड का
की नीति को निर्धारित करेगी। यह ऐसा डिकेड है जिसके लिए अब केवल सामान्य कौशल और शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी, इसके लिए बहुत उच्च स्तर के अनुभव और क्षमताओं की आवश्यकता होगी। निसंदेह बदलते हालात में भारत के लक्ष्यों महत्वाकांक्षाओं पर असर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में डिजिटल इंडिया लॉन्च करने के बाद मैं उन लोगों में से एक हूं जो तकनीकी और नवाचार में भारत की प्रगति और विकास के भविष्य को देख रहे हैं। आर्थिकी के विकास और उसे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी एवं प्रभावशाली बनाने को लेकर भारत की दोनों महत्वाकांक्षाओं में एआई, सेमीकॉन और इलेक्ट्रॉनिक्स में तकनीकी नवाचार की भी एक बड़ी भागीदारी होगी। और आप देखेंगे कि भारत ने पिछले 8-9 वर्षों के दौरान अपने नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था के पहले चरण को सफलता के साथ आगे बढ़ाया और अब दूसरे चरण में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी अपनी आर्थिक रणनीति जो एफडीआई और सार्वजनिक निवेश पर आधारित थी, वह आने वाले वर्षों में निजी खपत और निजी निवेश से अधिक संचालित होगी और तकनीक और नवाचार, विशेष रूप से गहन प्रौद्योगिकी क्षमताओं और कौशल जैसे एआई, सेमीकॉन, इलेक्ट्रॉनिक्स के इन नए क्षेत्रों में पूंजी और निवेश के लिए अन्य देशों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी होगी। लेकिन हमारी प्रतिभा एक ऐसी संपत्ति है जो प्रतिस्पर्धा के पैमाने पर हमारा पलड़ा भारी कर सकती है। यह दूसरा चरण हमारे इंडिया टिकट और विकसित भारत का प्रवेश द्वार भी है। ये दोनों लक्ष्य जिन्हें हम सामूहिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए। हालांकि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अधिक प्रतिस्पर्धी टिकट में सफल बनना होगा, इसलिए तैयार रहिए। 2025 में रोमांचकारी सफर का अनुभव मिलने जा रहा है। लेखा पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के केरल इकाई के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है, आप देखते हैं कि क्या इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया, राजीव चंद्रशेखर। और आप देखेंगे चाइना की बात करें तो हमारा पड़ोसी है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। टैरिफ वार से मुकाबला को तैयार भारत, ये अमेरिका कर रहा है ना, कह रहा है कि भैया आप जितना भारत हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है उतना ही हम भारत पर लगाएंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने दुनिया में बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के समक्ष नई चुनौती पेश कर दी है और इससे पार पाने के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों, मुक्त व्यापार समझौतों का जो नया दौर शुरू हुआ उसमें भारत सबसे आगे है। भारत की इस नई व्यापार रणनीति में कुछ महत्वपूर्ण बातें दिखाई दे रही हैं। पहली, अब लंबे समय तक व्यापार वार्ता चलाने के बजाय व्यापार वार्ता शीघ्रता पूर्वक पूरी की जाए। दूसरी, आप देखते हैं कि व्यापार वार्ता के तहत मुख्य कारोबारी मुद्दों जैसे कि शुल्क, गैर शुल्क बाधाओं पर शुरुआत में ही प्राथमिकता के साथ मंथन किया जाए। तीसरी, व्यापार वार्ता में भारत के लिए सिरमौर बने हुए सेवा निर्यात के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और ऑटोमोटिव सेक्टर को विशेष रूप से शामिल कराने पर ध्यान दिया जाए और इससे वैश्विक वैल्यू चेन में भी भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो अभी सिर्फ 3.3% है। हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी वार्ता में दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने, विशेष रूप से व्यापार, कृषि, शिक्षा, सेवा क्षेत्र, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पिछले 10 वर्षों में धीरे धीरे आगे बढ़ रही भारत न्यूजीलैंड व्यापार वार्ता को अब महज 60 दिन में पूर्ण करना सुनिश्चित किया गया और भारत ने अमेरिका से टैरिफ को लेकर वार्ता तेज कर दी है और इसी सिलसिले में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि इस समय भारत दौरे पर है। विगत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन लेयन ने ये भी दोनों पक्षों के बीच कारोबार एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जारी किंतु परंतु को पूरी तरह समाप्त कर दिया। दोनों नेताओं ने इस बारे में अपनी संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दिया कि दोनों पक्षों के हितों के मुताबिक भारत ईयू व्यापार समझौते पर इस वर्ष के अंत तक मुहर लगाई जाए। और इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच हुई वार्ता के दौरान भारत अमेरिका द्विपक्षीय कारोबार को वर्ष 2030 तक $500 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले माह ब्रिटेन के कारोबारी मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने भी कहा कि भारत के साथ 5 से 6 वर्षों में द्विपक्षीय कारोबार को 3 गुना करना है। इस समय दुनिया में द्विपक्षीय व्यापार समझौते नए सिरे से दोबारा अहम हो गए हैं। इसे देखते हुए भारत द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं को पूर्ण करने और मुक्त व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन के लिए तत्परता से आगे बढ़ रहा है। गत वर्ष इटली में विकसित देशों के संगठन G7 के शिखर सम्मेलन में भारत विशेष आमंत्रित देशों के रूप में शामिल हुआ था।
तब सम्मेलन में शामिल प्रमुख देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ भारत की द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं हुई थी। इसी तरह 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में मॉस्को में भारत और रूस के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला की समीक्षा के बाद भारत और रूस ने द्विपक्षीय कारोबार को 2030 तक $100 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वहीं न्यूयॉर्क में भारत और अमेरिका के बीच हुई बातचीत में कई व्यापार समझौतों के साथ कोलकाता में एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के करार भी हुआ है। G20 के बारे में याद रखिएगा, G7 के बारे में भी याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। G7 की बात करें तो 15 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अब G7 में आप देखिए कितने मेंबर हैं, अब इससे मालूम ही चल रहा होगा 7 मेंबर हैं। इसमें आप देखिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। और कजान में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन का भारत ने द्विपक्षीय वार्ताओं के लिए रणनीतिक लाभ लिया। इसके साथ ही भारत और चीन के बीच 5 साल बाद अहम द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इसके बाद भारत चीन के बीच संबंधों का नया अध्याय दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भारत कई और व्यापार वार्ताओं को भी तत्परता से आगे बढ़ा रहा है। और ब्रिक्स की अगर बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना 26 जून 2009 में हुई थी ब्रिक्स की। इसमें आप देखिए ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात आपको देखने को मिल जाएगा। गत वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील, नाइजीरिया और गुआना का 5 दिवसीय दौरा किया। वहां उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन से इतर फ्रांस, इटली, ब्राजील, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्पेन समेत कई देशों के नेताओं के साथ वार्ताएं की हैं। फिर नाइजीरिया और गुआना पहुंचकर इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की सार्थक वार्ताएं की हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके भी अपने सबसे पहले राजकीय विदेशी दौरे पर भारत आए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता की है। अब दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देने तथा पिछले वर्ष की गई वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए पीएम मोदी अप्रैल में श्रीलंका जाएंगे। बीते वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत के साथ वार्ता में आईटी, फार्मा, फिनटेक, बुनियादी ढांचा आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जो प्रभावी व्यापार वार्ता की थी वह शीघ्र ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते का रूप ले सकती है। नॉर्वे, हंगरी, ग्वाटेमाला, पेरू, चिली के साथ ही शीघ्र ही व्यापार समझौते की बातचीत शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ अब भारत, ओमान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजराइल खाड़ी देश परिषदों के साथ भी एफटीए को अंतिम रूप देने की डगर पर आगे बढ़ रहा है। अगर देखिए G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 21 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन इसमें देखने को मिलेगा। ट्रंप के टैरिफ बार का भारत के निर्यात पर कोई ज्यादा असर नहीं होगा और इससे भारत के कुल निर्यात में 3 से 3.5% गिरावट आ सकती है। इस कमी की पूर्ति में नए द्विपक्षीय व्यापार समझौते और मुक्त व्यापार समझौते मददगार होंगे। निर्यात की इस कमी को मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र दोनों से अधिक निर्यात के माध्यम से सरलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। लेखक एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च इंदौर के निदेशक हैं, इनका नाम है डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। अब अमेरिका के साथ कोई भी एक तरफा समझौता नहीं करना चाहिए, ये बातें हो रही हैं। आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। ऊर्जा, आत्मा के प्रवास से तात्पर्य आत्मा का एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करना है। यह सत्य है कि पृथ्वी पर हर जीव ईश्वर का अंश है और जिसे आत्मा के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार ईश्वर नित्य और उसी प्रकार ईश्वर का अंश रूपी आत्मा भी नित्य है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। यह आत्मा जीव के शरीर रूपी आवरण में निवास करता है और जिसका अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान नहीं होता है, वह स्वयं को केवल शरीर की ही समझता है। भौतिक भोग विलास में लिप्त मनुष्य हर समय अपने शरीर के नए नए वस्तुओं की कामना करता रहता है और हमारा आत्मा समय समय पर नए शरीर धारण करता रहता है। आत्मा के शरीर बदलने की प्रक्रिया मृत्यु द्वारा पूर्ण होती है। आत्मा शरीर रूपी अच्छे वस्त्र धारण करे, इसके लिए ज्ञानी मनुष्य साकाम कर्म करके पूर्ण धन एकत्रित करता है। अज्ञानी मनुष्य अपने अंदर विद्यमान आत्मा के लिए नए अच्छे शरीर रूपी वस्त्र की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करता है और इस प्रकार आत्मा से बेखबर अज्ञानी मनुष्य संसार में अच्छे बुरे कर्मों में लिप्त हो जाता है। बुरे कर्म जीव को जन्म और मृत्यु रूपी दुख देने वाले भवसागर में रहने को विवश करते हैं। अच्छे कर्म उसके आत्मा को इस आवागमन से मुक्त कराकर परम ब्रह्मा की प्राप्ति कराते हैं। रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं कि कर्म विधान विश्व करई राखा, जो जस करही सो तस
फल चाखा। मनुष्य को आत्मा का ज्ञान सिद्धा द्वारा आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने से प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति मृत्यु रूपी अंत को एक वस्त्र बदलने के रूप में लेता है और मृत्यु के समय वह ईश्वर का नाम भी लेता रहता है। इस प्रक्रिया से आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति जन्म मरण की प्रक्रिया से मुक्त होकर ईश्वर में लीन हो जाता है और जिसे मोक्ष प्राप्ति कहा जाता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, सीखा करिएगा आप लोग। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग भी बताया करिएगा। भड़काऊ बयान, एक भड़काऊ बयान किस तरह हंगामे का कारण बन सकता है, इसका उदाहरण समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के ओर से राणा सांगा को लेकर की गई विवादित टिप्पणी, और उन्हें इस टिप्पणी के जरिए अपने अधिकचरे इतिहास ज्ञान का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और इसलिए और भी नहीं क्योंकि उन्होंने यह टिप्पणी तब की है जब राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर बहस हो रही थी। लगता है कि वह महाराष्ट्र के अपने विधायक अबू आजमी की तरह से चर्चा में आने का बहाना खोज रहे थे। यदि ऐसा कुछ नहीं था तो फिर इसकी क्या जरूरत थी कि बाबर की निंदा आलोचना पर आपत्ति जताते हुए राणा सागर पर सवाल उठाए। इसकी जरूरत इसलिए और भी नहीं बनती थी क्योंकि अधिकांश इतिहासकार उस बात से सहमत नहीं है जो उन्होंने बेतुके तरीके से कही। यदि इतिहास की कथित विसंगतियों का उदाहरण देते के लिए वैसा भोंडा तरीका अपनाया जाए तो जैसा उन्होंने अपनाया तो इसे शरारत ही अधिक कहा जाएगा। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि उन्होंने वोट बैंक की सस्ती राजनीति के चलते राणा सांगा पर भड़काऊ बयान दिया। एक और वह यह मानते हैं कि इस देश में कोई भी बाबर की सराहना नहीं करता, दूसरी ओर उनकी निंदा पर उन्हें भी कष्ट होता है। आखिर क्यों? और रामजी सुमन को यह कहीं अच्छी से आभास होना चाहिए कि राणा सांगा को लेकर देश का जनमानस कैसे विचार रखता है। यदि उनके बयान से कुपित लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि उन्होंने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से राणा सांगा को लेकर उकसावे वाला बयान दिया तो इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। निसंदेह इसका यह भी अर्थ नहीं है कि उनके बयान से कुपित लोग उनके घर पर धावा बोल दें। लोकतंत्र में इस तरह के कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है। किसी भड़काऊ बयान का विरोध कानून के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए। इसकी इजाजत किसी को नहीं कि वह अपनी भावनाएं आहत होने के नाम पर हिंसा और तोड़फोड़ का सहारा लें। दुर्भाग्य से अब ऐसा आए दिन होने लगा है। इस प्रवृत्ति पर लगाम लगानी होगी, लेकिन इसी के साथ नेताओं को किसी भी विषय पर विचार व्यक्त करते समय सोच समझकर बोलना सीखना होगा। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि नेताओं के बेतुके और उकसावे वाले बयानों के चलते सार्वजनिक विमर्श दूषित हो रहा है। विडंबना यह है कि कई बार ऐसे बयान जानबूझकर दिए जाते हैं। इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती है कि समाज को विभाजित करने वाले भड़काऊ बयान जानबूझकर दिए जाते हैं। यह विचित्र है कि रामजी लाल सुमन यह तो कह रहे हैं कि उनका इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था, लेकिन उन्हें अपने कहीं पर कोई अफसोस भी नहीं है। इन्होंने एक कहा था ना कि बाबर को किसने बुलाया था? राणा सागर ने बुलाया था भारत में। उसी को लेकर विवाद चल रहा है। और देखिए बहुत सारे लोग, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश में राजनीति खूब होती है। इन नेताओं को भी मालूम होता है कि वो इस तरह के बयान देंगे, उस पर आपत्तियां उठेंगी, और बहुत सारे लोग उनके पक्ष में हैं। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो उनके बयान को सही भी साबित करती हैं। बहुत सारी किताबें में कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, बाबर को राणा सांगा ने भारत नहीं बुलाया था। तो अपना अपना चलता रहता है। और आपने इतिहास में क्या पढ़ा, आप लोग लिखिएगा। और मैं कहता हूं इस तरह के विवादों में हमें आपको नहीं फंसना चाहिए। अब आप मैं सोचता हूं कि अगर बाबर वो औरंगजेब की कब्र खोदोगे क्या मिलेगा? मुझे तो लगता है कि कोई मतलब नहीं है पुरानी। अब हमें बातें करना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नौकरी कैसे दे सकते हैं, अपने देश को विकसित कैसे बना सकते हैं, तेजी से आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर बातें होना चाहिए, इस तरह की बातें होना चाहिए। लेकिन आप लोग देखते हैं जांच आयोगों का हस्त्र। विधि क्षेत्र में यह कहावत प्रचलित है कि देर से मिला न्याय उससे वंचित होने के बराबर ही होता है। यह हस्त्र मध्य प्रदेश की कई बड़ी घटनाओं की जांच के लिए बनाए गए आयोगों के प्रतिवेदनों का है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के बजट सत्र में 6 जांच आयोगों के प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जा सके। ये आयोग ऐसी घटनाओं की जांच के लिए बनाए गए थे जिन पर बहुत हंगामा बरपा था। महीनों तक तत्कालीन राज्य सरकार इसे लेकर कटघरे में खड़ी थी। मंदसौर गोलीकांड तो प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की बड़ी वजह बन गया था। समय के साथ इन मामलों में राजनीतिक धार नहीं रही और उनके जांच प्रतिवेदन पर धूल जमती गई। और आप देखिए, जबकि जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत प्रतिवेदन प्राप्त होने के 6 माह के अंदर उस पर कार्रवाई कर उसका प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखना जरूरी होता है। सामान्य प्रशासन विभाग का तर्क है कि प्रतिवेदन में आए बिंदुओं का परीक्षण संबंधित विभाग कर रहा है। परीक्षण और जांच की कोई तो समय सीमा होनी चाहिए। इसके बिना यह दिखावे की कवायद ही मानी जाएगी। यह जांच आयोग गोलीकांड
पेटलावद में विस्फोटक, यूनियन कार्बाइड से जहरीली गैस के रिसाव, पेंशन घोटाले, मुठभेड़ में निर्दोष की कथित मृत्यु की जांच के लिए बनाए गए थे। समझा जा सकता है कि इनमें सैकड़ों लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे और वे जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। और इस तरह की देरी से यही संकेत मिलता है कि न्याय के प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं लेना चाहता है। इसके अलावा इन जांच आयोगों के गठन और उनकी प्रतिक्रिया पर जनता की गाड़ी कमाई का रुपया खर्च होता है। यदि इसका कोई निष्कर्ष सामने नहीं आता तो इस सार्वजनिक धन की बर्बादी माना जाना चाहिए। ठीक है, बताइए। और मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा अवधि के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। ब्रह्मांड में कब से विद्यमान है पानी? पानी जिसे जीवन का आधार माना जाता है, आखिर कब और कैसे अस्तित्व में आया? हाल ही में प्रकाशित एक शोध ने इस सवाल को एक नया मोड़ दिया। नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार बिग बैंग के 10 से 20 करोड़ साल बाद पानी का निर्माण हो गया था। यह खोज संकेत देती है कि पानी ब्रह्मांड में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक पुराना और व्यापक हो सकता है। शोधकर्ताओं ने इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सुपरनोवा विस्फोटकों के कंप्यूटर मॉडल का सहारा लिया है। उन्होंने 2 अलग अलग सिमुलेशन किए, एक सूर्य से 13 गुना बड़े तारे का और दूसरा सूर्य से 200 गुना बड़े तारे का। इन विशाल तारों के विस्फोटक से बने पदार्थों के विश्लेषण में पाया गया कि पहले मॉडल में 0.051 सौर द्रव्यमान और दूसरे में 55 सौर द्रव्यमान ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। ये निष्कर्ष दिखाते हैं कि सुपरनोवा विस्फोटकों के दौरान अत्यधिक तापमान और घनत्व ने ऑक्सीजन जैसे तत्वों को जन्म दिया है, जो बाद में पानी के निर्माण का आधार बने हैं। शोध में यह भी पाया गया कि जब यह गैसीय ऑक्सीजन ठंडी हुई तो यह सुपरनोवा द्वारा छोड़े गए हाइड्रोजन के साथ मिल गई और इस प्रक्रिया से घने पदार्थीय गुच्छे बने, जिनमें पानी के अणुओं का निर्माण हुआ। संभवतः एक गुच्छे दूसरी पीढ़ी के तारों और ग्रहों के निर्माण का केंद्र बने। यह विचार की पानी ब्रह्मांड की प्रारंभिक मंदाकिनियों गैलेक्सीज का हिस्सा था, विज्ञानियों के लिए नई संभावनाएं खोलता है। यदि पानी इन प्रारंभिक आकाशगंगाओं की उथल पुथल भरी निर्माण प्रक्रिया में बचा रह गया तो यह अरबों साल पहले ग्रह के निर्माण में भी भूमिका निभा सकता था। यह खोज ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन के विकास को समझने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। पहले यह माना जाता था कि पानी का निर्माण अपेक्षाकृत देर से हुआ, लेकिन अब यह स्पष्ट हो रहा है कि यह ब्रह्मांड के प्रारंभिक चरणों में ही मौजूद था। पानी की यह प्राचीन उत्पत्ति न केवल पृथ्वी की कहानी बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं को भी नए ढंग से परिभाषित करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रारंभिक मंदाकिनियों में पानी की उपस्थिति ने उन परिस्थितियों को जन्म दिया जो बाद में तारों और ग्रहों के निर्माण के लिए आवश्यक थी। इस खोज का महत्व केवल वैज्ञानिक दृष्टि तक सीमित नहीं है बल्कि दार्शनिक प्रभाव भी गहरा है। पानी जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है, अब ब्रह्मांड की मूल कहानी का भी एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यह खोज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन की उत्पत्ति की प्रक्रिया ब्रह्मांड में पहले से ही शुरू हो चुकी थी और जितना हमने पहले अनुमान लगाया था, इससे पता चलता है कि हमारे ब्रह्मांड वास्तव में कितना जटिल एवं रहस्यमय है। देख रहे हो आप लोग, ये टिप्पणियां रहती हैं तो इन्हें भी देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये भारत कनाडा संबंधों में सुधार की उम्मीद। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं भारत और कनाडा के रिश्ते। तो कनाडा में नए प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी राजनीति में अपेक्षाकृत कम अनुभवी, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में उनकी गहरी पकड़ है। वर्ष 2008-9 के वित्तीय संकटों के दौरान बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर के रूप में तथा ब्रेक्जिट के दौरान बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर के रूप में कार्नी के पास देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने का अनुभव है। ट्रंप सरकार से आर्थिक दबाव के चलते उनके इस अनुभव ने उन्हें लिबरल पार्टी के लिए एक स्वाभाविक विकल्प बना दिया। वह कनाडा की जनता के लिए एक नया चेहरा भी है, जो न केवल टूडो के साथ बल्कि उनकी सरकार के अन्य नेताओं के साथ भी असंतुष्ट थी। और कार्नी की जीत ने आगामी चुनाव में लिबरल पार्टी के सत्ता में वापसी की संभावना को बढ़ा दिया है, जो विभिन्न सर्वेक्षणों और चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी से बहुत पीछे रही थी। उन्होंने कार्बन टैक्स के मुद्दे को भी गंभीरता से लिया, जो कंजर्वेटिव पार्टी का प्रमुख चुनावी मुद्दा है। हालांकि कार्नी का तर्क है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने से कनाडा को अधिक प्रतिस्पर्धी होने में मदद मिलेगी, पर उन्होंने कार्बन टैक्स के वित्तीय बोझ को उपभोक्ताओं से हटाकर बड़े उद्योगों पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया। कनाडा की सभी पार्टियों के नेता संभावित रूप से यह समझते हैं
कनाडा के लिए भारत के साथ संबंधों का पुनर्निर्माण महत्वपूर्ण है, खासकर जब उनके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका उन पर आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक दबाव बना रहे हैं। जबकि कार्नी ने पहले ही भारत के साथ संबंधों के पुनर्निर्माण की इच्छा का संकेत दे दिया। कनाडा भारत संबंधों के विकास को अवरुद्ध करने का एकमात्र कारक भारत के प्रति ट्रूडो की विदेश नीति थी, जो कनाडा की आंतरिक राजनीति से प्रभावित थी, जिसमें खालिस्तानी तत्व महत्वपूर्ण प्रभाव रखते थे। ट्रूडो न केवल अपनी सरकार में भारत विरोधी खालिस्तानी लॉबी से प्रभावित थे, बल्कि सरकार में उनका अंतिम कार्यकाल मार्च 2022 से सितंबर 2024 तक एक समझौते के रूप में जगमीत सिंह की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थन पर निर्भर था। लिहाजा ट्रूडो के सत्ता से बाहर होने के बाद यह उम्मीद जगी कि भारत कनाडा संबंधों में चरमपंथी तत्वों का प्रभाव समाप्त होगा। कनाडा में आगामी सरकार आपसी हितों के आधार पर सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगी। भारत का विदेश मंत्रालय पहले से ही कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त को पुनः नियुक्त करने पर विचार कर रहा है। संबंधों में नरमी की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है, चूंकि किसी भी देश की विदेश नीति निरंतरता अथवा परिवर्तन दोनों पर ही आधारित होती है। इसलिए भारत के प्रति लिबरल पार्टी की विदेश नीति में व्यापक बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती है। चूंकि कार्नी कनाडा की राजनीति में अभी नए हैं, ट्रूडो सरकार के पीछे काम करने वाली ही पार्टी मशीनरी पर निर्भर रहेगी। हालांकि अब तक के संकेत सकारात्मक ही रहे हैं। भारत कनाडा सहयोग, यदि भविष्य में एक स्थिर और दूरदर्शी सरकार सत्ता में आती है तो भारत कनाडा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA के लिए बातचीत को फिर से शुरू कर सकते हैं, जो द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। फार्मा, एग्रीटेक और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में व्यापार क्षमता होने के अलावा भारत और कनाडा एक दूसरे के लिए सुरक्षा समीकरणों में भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2022 में कनाडा ने भारत को अपनी भारत प्रशांत नीति इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के में क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मित्र के रूप में सूचीबद्ध किया है। साथ ही भारत और कनाडा दोनों एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत फ्रांस की प्रशांत एक सामान्य दृष्टिकोण साझा करते हैं और चीन को विघटनकारी वैश्विक शक्ति के रूप में पहचानते हैं। दोनों जलवायु परिवर्तन, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और आप देखते हैं कि वित्तीय विकास आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर द्विपक्षीय, बहुपक्षीय रूप से क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर सहयोग कर सकते हैं। भारत कनाडा हरित ऊर्जा उत्सर्जन पर भी सहयोग कर सकते हैं और भारत के विशाल बाजार उभरते मध्यम वर्ग से लाभान्वित हो सकते हैं। द्विपक्षीय संबंध की दृष्टि से शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग की अपार संभावनाएं। इसके अलावा आप देखेंगे बिगड़े हुए राजनीतिक संबंधों के दौरान भी निरंतर चल रहे आप्रवासन और व्यापार दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की ओर इशारा करते हैं। भारत कनाडा अपने संबंधों का ये आप देखते हैं कि इन ताकतों पर और काम कर एक चिरस्थायी द्विपक्षीय संबंधों का निर्माण कर सकते हैं। और आप देखिए कनाडा के नेतृत्व में वर्तमान परिवर्तन दोनों देशों को रचनात्मक संवाद में संलग्न होने, सावधानी पूर्वक कूटनीति के माध्यम से अपनी संबंधी चिंताओं को दूर करने का एक नया मौका प्रदान करता है। द्विपक्षीय संबंधों को सहयोग के एक नए ढांचे की आवश्यकता है जो अधिक व्यवहारिक और दूरदर्शी हो। इस द्विपक्षीय संबंध में भारत को अपने डायस्पोरा को उत्प्रेरक कैटेलिस्ट के रूप में जोड़ना चाहिए। भारत को पब्लिक डिप्लोमेसी के माध्यम से झूठे खालिस्तान दुष्प्रचार को भी रोकना चाहिए। दूसरी ओर आप देखिए कनाडा को द्विपक्षीय संबंधों से अपनी घरेलू राजनीति को अलग करने की आवश्यकता है। दोनों देशों के दृष्टिकोण में ये बदलाव उन्हें बेहतर व्यापार और निवेश संबंध बनाने एवं संयुक्त राष्ट्र, WTO और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साझा चिंताओं पर सहयोग करने में सक्षम बना सकते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये उत्तर कोरिया के प्रति कायम रहे सतर्कता। ये आप देखिए उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए अपने परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम विकसित करना जारी रखे हुए है। यह न केवल दक्षिण कोरिया, जापान व पूर्वोत्तर एशिया की शांति और आप देखिए सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार व्यवस्था की नींव में मट्ठा डालने का काम भी कर रहा है। जाहिर है कि उत्तर कोरिया की आक्रामक सैन्य नीति वैश्विक सुरक्षा के लिए जोखिम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक कड़ी चुनौती है। हालिया परिप्रेक्ष्य में यह उत्तर कोरिया ने 20 मार्च को विमान रोधी हथियारों का परीक्षण किया, जिस कारण दुनिया भर में अनेक प्रकार की आशंकाएं जताई जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आप देखेंगे कि नूतन प्रक्षेपण रूस को नियंत्रित किए जाने वाले हथियारों का परीक्षण है, जिनका उपयोग यूक्रेन में आप देखिए किया जा सकता है। और आप देखिए यह घोषणा दक्षिण कोरिया द्वारा अमेरिका के साथ वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास समाप्त करने के ठीक एक दिन
बात की गई है, जो कमोबेश अमेरिका को मुंह चिढ़ाने और कोरियाई प्रायद्वीप में फिर से दबदबा कायम करने जैसा है। साल 2024 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने तो भी यह कहा था कि रूस ने यूक्रेन के साथ के खिलाफ युद्ध में मॉस्को का समर्थन करने के लिए सेना भेजने के बदले में उत्तर कोरिया को वायुरोधी मिसाइलों और वायु रक्षा उपकरण प्रदान किए थे। पड़ताल से यह भी पता चलता है कि यूक्रेन से लड़ने में मदद के लिए 10,000 से अधिक उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस में तैनात किया गया। और बदलते वैश्विक पटल पर रूस, चीन, उत्तर कोरिया की जुगलबंदी एक नए बदलाव की ओर इशारा कर रही है। यह बात इसलिए भी पुख्ता लगती है क्योंकि पिछले साल उत्तर कोरिया के मुखिया किम जोंग ने मॉस्को की यात्रा की थी और वर्तमान में उक्त तीनों देशों अमेरिका के शत्रुओं की सूची में शामिल की। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध से अमेरिका और यूरोप के कई देशों के साथ रूस का 36 का आंकड़ा और बढ़ गया, जबकि पहली बार ट्रंप के राष्ट्रपति रहते चीन से ट्रेड वार दुनिया से छिपा नहीं। वैसे हालिया आप देखते हैं कि त्रिकोण एक नई करवट और नई चुनौती की आप देखते हैं कि तरफ झुका दिखता है। यह समझना आसान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जाहिर है कि शक्ति संतुलन के सिद्धांत को साधने के लिए उक्त देश से एक दूसरे के स्वाभाविक सहयोगी हो रहे हैं। यहाँ स्पष्ट कर दें कि चीन से भारत की दुश्मनी उतार चढ़ाव के साथ दशकों पुरानी है, जबकि रूस दशकों से हमारा मित्र है और अमेरिका से लंबे समय से रणनीतिक मित्रता कायम है। उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग की एक मनोवैज्ञानिक समस्या यह है कि वह विध्वंसक संसाधनों के बूते वर्चस्व हासिल करने के प्रयास में है और जिस प्रकार उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया वह धरती के लिए अत्यंत विनाशकारी है। वैश्विक सामंजस्य के अनुरूप उसका व्यवहार नहीं दिखता है। वर्ष 2003 में परमाणु कार्यक्रम की घोषणा करने वाला उत्तर कोरिया हाइड्रोजन बम के परीक्षण सहित बीते एक दशक में 7 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है। उत्तर कोरिया की हाइड्रोजन बम परीक्षण कार्यक्रम से किसी का भला नहीं होने वाला है और इन दिनों उत्तर कोरिया भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी से जूझ रहा है और विश्व के अनेक देशों की ओर से उस पर थोपी गई पाबंदी उसके इस संकट को और बढ़ाने का काम करती है। उत्तर कोरिया वर्षों से यह भी प्रयास कर रहा है कि कोरियाई प्रायद्वीप के अंदर तथा दुनिया में शांति का वातावरण बने, लेकिन इस प्रयास के पीछे की मंशा को अभी अधिकांश देशों ने भांप लिया है। लिहाजा भारत को भी उसके मंसूबों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। बाकी सोचिए आप लोग क्या सोचते हैं, बताइए। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये नीचे दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ये रूस है, चाइना है। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। बिहार में चुनाव है ना आने वाले समय में, तो वहाँ भी खूब राजनीति चल रही है कि नहीं चल रही, बताओ? चल रही है ना। देख लीजिए, चलिए बिहार आप लोग एक बार। पटना इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। इसकी सीमा नेपाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं बताइए? 243 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बिहार। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा। आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे कि नहीं जाते? ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, ये भी याद। बुद्ध के नाम पर असहिष्णुता, महाबोधि मंदिर, ये मंदिर से संबंधित कुछ ये आप देखिए। करुणा अवतार बुद्ध के नाम पर इन दिनों असहिष्णु प्रदर्शनों का दौर जारी है।